हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एंड इंडियन पॉलिटी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया बाय नंबर ऑफ वोटर्स। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थाने, ऑप्शन बी मलकजगिरी, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी अमेठी। दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलकजगिरी। यस फ्रेंड, मलकजगिरी इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया बाय नंबर ऑफ वोटर्स है। ये दोस्तों तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है मलकजगिरी, तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसमें भी टोटल है 31,83,325 वोटर्स हैं भी प्रेजेंट में। तो आपका ये है बाय नंबर ऑफ वोटर्स, ये जो है मलकजगिरी लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। एंड बाय एरिया जो हो जाएगा, तो बाय एरिया आपका लार्जेस्ट हो जाएगा लद्दाख, बाय एरिया आपका लद्दाख हो जाएगा लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत। अगर आप पंचायत लेवल के इलेक्शन को फाइट करना चाहते हैं तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी 21 ईयर्स। अगर आप पंचायत लेवल पे इलेक्शन को फाइट करना चाहते हैं तो आपका जो है मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, तभी भी आप फाइट कर सकते हैं इलेक्शन। बट आपको वोट देने के लिए आपका एज होना चाहिए 18 ईयर्स। बट आप इलेक्शन अगर फाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए फॉर पंचायत लेवल इलेक्शन 21 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फर्स्ट फीमेल जज कौन थी। ऑप्शन ए एम फातिमा बीवी, ऑप्शन बी सुजाता मनोहर, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी हरसिमरत कौर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी फातिमा बीवी, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 1989 में। एंड ये इससे पहले केरला हाई कोर्ट का जज थी, है ना, केरला हाई कोर्ट का ये केरला हाई कोर्ट की ये जज थी इससे पहले, एम फातिमा बीवी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने टेन्योर में कभी भी पार्लियामेंट को अटेंड नहीं किया। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह। यस फ्रेंड, चौधरी चरण सिंह, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 5th PM ऑफ इंडिया हु डिड नॉट अटेंड पार्लियामेंट। कभी भी अपने टेन्योर में पार्लियामेंट को अटेंड नहीं किया, इकलौता प्राइम मिनिस्टर है। याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिटिल इंडिया। इनमें से किसको लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विलेज, ऑप्शन बी टाउन, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड ऑप्शन बी सिटी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए विलेज। विलेज को लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर देयर इन इंडिया? अभी इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं इंडिया में? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 पार्टीज। अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, वो है 8 है। कौन कौन सा है देखिए आप, सबसे पहले है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है, BJP भारतीय जनता पार्टी, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड होगा आपका CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 2 है। एंड आपका हो जाएगा NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। फिर आपका हो जाएगा NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, A ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITTC। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एंड आपका BSP भी है, बहुजन समाज पार्टी। ये आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के। कौन कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, CPIM एंड CPI, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड BSP बहुजन समाज पार्टी। ये 8 जो आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वॉज हिंदी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1952। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 343। अंडर आर्टिकल 343 के अंदर 1950 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। कब? 1950 में अंडर आर्टिकल 343 हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को कब एडोप्ट किया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1947। यस फ्रेंड, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को एडॉप्ट किया था। एंड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका डिज़ाइनर का नाम है पिंगाली वेंकैया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। एंड एडॉप्ट कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, यानी इसको अपनाया गया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह से डिस्क्राइब करता है? तो आपका है ऑप्शन अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी भारतवर्ष,
ऑप्शन सी अ फेडरल ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, ऑप्शन डी अ फेडरल ऑफ नेशन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए अ यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया क्या है जाकर के स्टेट्स का एक यूनियन है जाकर के, यानी स्टेट्स से मिला हुआ बना हुआ इंडिया। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी JB कृपलानी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडोप्टेड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियली एडोप्ट कब किया गया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। योर राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। एंड ये जो है ना फोर्स में कब आया था, यानी वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो आया था जाकर के 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी 1950 को ये तब से एक वर्किंग में आया एंड इसको एडॉप्ट किया गया था ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सर BN राव। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सर BN राव was the constitutional advisor to the constituent assembly। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट टू प्रॉपर्टी। यस, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, अब नहीं है। पहले ये फंडामेंटल राइट था एंड इसको 44th अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटा करके एज ए लीगल राइट रख दिया गया। आर्टिकल 300 AM है। अब ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी एक आपका लीगल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। इनमें से कौन से बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन बी मनी बिल, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन डी प्राइवेट मेंबर्स बिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनी बिल। इस फ्रेंड मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, प्राइवेट बिल है, ये सारे बिल्स को हम किसी भी
किसी भी हाउस में पहले हम जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में हुआ फिर राज्यसभा में, बट मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू अ पार्लियामेंट इज ये राइट टू इलेक्शन जो है आपका, ये कौन सा राइट है आपका, कैसा राइट है ना? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑप्शन सी लीगल राइट, ऑप्शन डी नेचुरल राइट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो इलेक्शन में वोट करते हैं तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एडोप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किस कंट्री से अडोप्ट किया गया था, किस कंट्री से इसको लिया गया है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। यस फ्रेंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लिया गया इंडिया का, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। एंड फंडामेंटल राइट्स जो है आपका USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, एंड इमरजेंसी का जो कंसेप्ट लिया गया तो ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? इंडिया में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन ए 2 टाइम्स, ऑप्शन बी 3 टाइम्स, ऑप्शन सी 4 टाइम्स एंड ऑप्शन डी 5 टाइम्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 टाइम्स, यानी अब तक इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। कब लगा पहली बार? तो पहली बार आपका लगा है 1962 में ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर। 1960 में लगा था एक बार नेशनल इमरजेंसी इंडो चाइना वॉर के टाइम। एंड फिर दूसरा आपका 1971 में लगा था ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर, यानी इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के समय लगा था 1971 में। एंड आपका थर्ड जो है 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। नेशनल इमरजेंसी के लिए आपका आर्टिकल कौन सा है? तो आपका आर्टिकल है 352 नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, इसके हेल्प से लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट पंचायती राज सिस्टम? इनमें से कौन से स्टेट में पंचायती राज सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। यस फ्रेंड, नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। एंड नागालैंड इसके अलावा आपके और भी स्टेट्स हैं, मेघालय है, मिज़ोरम है, एंड त्रिपुरा है। ये 4 स्टेट्स हैं जिनमें पंचायती राज सिस्टम नहीं है। एंड एक यूनियन टेरिटोरी है दिल्ली। दिल्ली एंड 4 स्टेट्स मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, इसमें पंचायती राज सिस्टम नहीं। इसके अलावा पूरे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम पाया जाता है। बस ये 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटोरी दिल्ली में पंचायती राज सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, which is the largest Lok Sabha constituency in India by area?
ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अमेठी, ऑप्शन डी बार्मर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। इससे पहले मैंने आपको बताया लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय नंबर ऑफ वोटर्स क्या था, वो था मलकजगिरी। मलकजगिरी था बाय नंबर ऑफ वोटर्स जो था जाकर के लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मलकजगिरी, एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का। एंड लद्दाख जो है तो लद्दाख ही आपका क्या है, लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है बाय नंबर ऑफ एरिया, यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र जो है वो है आपका लद्दाख है। लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटोरी है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटोरी कब बना था आपको, तो लद्दाख यूनियन टेरिटोरी जो बना था 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख यूनियन टेरिटोरी बन गया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु डिसाइड द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी को उसके सिंबल्स कौन अलॉटमेंट करता है, उसके सिंबल्स को कौन अलॉट करता है। ऑप्शन ए पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल जो दिया जाता है, वो सिंबल डिसाइड जो किया आता है वो किसके द्वारा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया आता है। पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग सिंबल्स जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। चलिए इसके अलावा अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका सुशील चंद्र आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी इंडिया का। एंड इसका जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है, तो इसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का होता है। कितने साल का टेन्योर होता है, 6 ईयर्स या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। एंड इसका सैलरी कितना होता है, तो इसका सैलरी होता है 2,50,000 पर मंथ, इसका सैलरी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। एंड इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, तो इसके कमिश्नर को जो अपॉइंट किया था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है अपॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वॉज मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी सिक्किम को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था, यानी इंडिया का पार्ट से। उससे पहले सिक्किम जो था इंडिया का टेरिटरी नहीं था, वो एक अलग अपना रीजन था, अलग देश इसको कह सकते हैं। एंड इसको जो है 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट फॉर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए। ऑप्शन ए 60 ईयर्स, ऑप्शन बी 65 ईयर्स, ऑप्शन सी 70 ईयर्स एंड ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड, यानी मिनिमम एज है आपका 35 ईयर्स। 35 ईयर्स मिनिमम एज है, बट यहाँ पे बात करा गया मैक्सिमम एज की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितना भी एज का हो सकता है, वो अगर अपॉइंट किया जा सकता है, वो अगर एलिजिबल है तो वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स जो वो भी
स्पेसिफाइड नहीं, वो भी कितनों बार भी बन सकता है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका जो है ना मैक्सिमम एज लिमिट भी बाउंडेड नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इनमें से किसको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक जाना जाता है डॉक्टर मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का टेन्योर कितने साल का होता है? टाइम पीरियड कितने साल का होता है उसके ऑफिस का? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 6 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स एंड ऑप्शन डी नॉट स्पेसिफाइड। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 ईयर्स होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स वो अपने पोस्ट में रह सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच ईयर्स इलेक्शन कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कौन से इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी फर्स्ट टाइम अपनी मेजोरिटी को लूज़ किया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1983। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1977। यानी 1977 में पहली बार कांग्रेस पार्टी अपने हिस्ट्री में अपने मेजोरिटी को लूज़ किया था एंड कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन को क्या हार गई कांग्रेस पार्टी। एंड तब किसकी पहली बार जो है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार बनी थी, वो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार को। एंड कौन प्राइम मिनिस्टर बना था तब? तो आपको बना था मोरारजी देसाई, एम देसाई, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोरारजी देसाई, पहली बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये फाइनल क्वेश्चन था आपका 25। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के। एंड आपको वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।